Everyone, this is Vishal, and today we will be starting our special series on environment and ecology. इन्वायरमेंट एंड ecology के कंसेप्ट और आगे की चीज़ें बताने से पहले एक बार मैं आपको एक फ्लो चार्ट पे नज़र डलवाना चाहता हूँ। प्रीवियस ईयर पिछले 10 सालों में इन्वायरमेंट एक्लॉजी को एक सेपरेट सेक्शन के रूप पे एक इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब 2013 के बाद या 11 आप मान के चलिए, जब से यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है, उसकी देखा देखी स्टेट सर्विसेज ने भी इन्वायरमेंट एंड एक्लॉजी पे स्पेशल फोकस देना शुरू कर दिया है। उसका एक रीज़न ये भी है, देखिए इन्वायरमेंट एक्लॉजी को हम दो सेक्शन में देखते हैं। एक तो आप पर्यावरण पारिस्थितिकी को समझना, मतलब समझने का प्रयास करते हैं कि एज अ कॉन्सेप्ट ये क्या है। दूसरा क्या होता है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो कि डिजास्टर्स के रूप में या नेचुरल हजार्ड्स के रूप में मटेरियलाइज होते हैं। यानी अगर आप देखेंगे ये जो पूरा ब्रॉडर टॉपिक है ये अपने आप में तीन चीज़ों को समेटे हुए। पहला कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो गई, ठीक है, कि भाई इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, और हैबिटाट क्या होते हैं, इसमें रहने वाले स्पीसीज क्या होते हैं, इनके बीच में एक कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है, पूरी एक व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको मिलते हैं, जैसे निशे है वर्ड, हैबिटाट है, स्पीसीज है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। कुछ चीज़ें आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी के एक पर्सपेक्टिव से हम पढ़ने की कोशिश करें। ये कंसेप्चुअल पार्ट हो गया, ठीक है। एक दूसरा पार्ट ये होता है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग इसी बायोस्फीयर पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इसी हमारा जो मतलब इन्वायरमेंट, अभी हम आगे देखेंगे इन्वायरमेंट बायोस्फीयर इन सब में क्या रिलेशन है, हम एज ए इंडिविजुअल स्पीसीज या इंडिविजुअल स्पीसीज और हैबिटेट में क्या अंतर है, हमारा नीचे क्या होता है, यानी हमारा एक फंक्शनल रोल क्या होता है इस इन्वायरमेंट में, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम क्योंकि ह्यूमंस हैं, हम जब कहीं पर भी रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे रिप्रोडक्शन हो चाहे कुछ भी हो करेंगे। हमारी हर एक्टिविटी की वजह से एक ह्यूमन इम्प्रिंट क्रिएट होता है। जैसे आप कार्बन फुटप्रिंट समझते हैं ना, कि आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से कार्बन जनरेट हुआ, सेम वे में ह्यूमंस अपने अपने ओन एग्जिस्टेंस की वजह से, जैसे इमेजिन कर लीजिए एक बहुत प्यारा सा लेक है, एक गार्डन है, एक हिमालयन इकोसिस्टम है या एक माउंटेन इकोसिस्टम है, ठीक है, अभी तक बिल्कुल एक आबाद और उस टाइप का पड़ा हुआ था जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ना के बराबर था, मनुष्य कभी वहाँ गया भी नहीं था। अचानक से आपके मन में आता है कि मैं बाइक राइडिंग करते हुए उत्तराखंड जाता हूँ या लद्दाख जाता हूँ या किसी ऐसी घूमने फिरने की जगह पे, मतलब किसी इस टाइप के इकोसिस्टम में जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। ये एक बीच हो सकता है, ये एक नेशनल पार्क टाइप का एक फॉरेस्ट रिजर्व हो सकता है, ये एक ग्रासलैंड टाइप का जैसे सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है, ऐसा कोई पार्क टाइप का हो सकता है, या फिर इमेजिन कर लीजिए ये कोई माउंटेन इकोसिस्टम हो सकता है। लोगों को पहाड़ों पे घूमने का शौक होता है ना, जैसे अभी गर्मियां आ रही हैं तो आप देखेंगे सब लोग गर्मियों में पहाड़ों पे घूमने निकल जाते हैं। तो जब आप वहां पे जाते हैं तो हमारी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से वहां की जो पारिस्थितिकी होती है, वहां का जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, उस पर एक प्रभाव पड़ता है। समझने की कोशिश करिए, आप वहां जाएंगे तो कैसे जाएंगे, आप बाइक से जाएंगे, आप किसी ना किसी व्हीकल से जाएंगे, ये व्हीकल कोई ना कोई पोल्यूटेंट छोड़ेगा, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ेगा, सल्फर ऑक्साइड छोड़ेगा, कार्बन के भी बहुत सारे कंपोनेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, बहुत सारी चीजें छोड़ेगा, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं एटमोस्फियर में जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये वहां की इकोलॉजी को इम्बैलेंस करते हैं, ठीक है, वहां का जो एटमोस्फियर है ये आपकी एक्टिविटीज की वजह से प्रभावित हो रहा है, आपने बहुत सारी हार्मफुल गैसेज आपके व्हीकल्स ने छोड़ी, फिर आप वहां पे गए तो आपको चाय भी पीनी होगी, कुछ लोगों को अपना और भी स्नैक्स वगैरह खाने होते हैं, ठीक है, जो कि वो पॉलीथीन वगैरह में पैक करके लेके जाते हैं या वहीं पे खरीदते हैं, कुछ लोगों को मैगी खानी होती। आपको लगता है कि मैंने सिर्फ एक चाय पी, मैंने सिर्फ एक मैगी खाई, लेकिन आपकी किसी भी ईटिंग एक्टिविटी या आपने कोई भी कंजप्शन किया वहां पे तो उसकी वजह से भी उसके कुछ बाई प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं, बहुत सारा कचरा क्रिएट होता है, और ये कचरा आप ढोके तो वापस दिल्ली लाएंगे नहीं, आप वहीं छोड़ के चले आएंगे। उसके बाद में आपको मन में एक कहते नहीं है, एक कीड़ा काटता है कि चलो मैं राफ्टिंग करता हूँ। आप ऋषिकेश साइड में गए, वहां पे बढ़िया आपको कैस्केड टाइप की चीजें मिलती हैं, आपको लगता है चलो राफ्टिंग वाफ्टिंग करते हैं, फिर आपको मैगी भी खानी होगी वहां पे, फिर आपको थोड़ा बहुत और एक्टिविटीज वहां पे कुछ भी करना होगा, मतलब तो आपके हर एक्ट या एक्टिविटी की वजह से कुछ ह्यूमन इम्प्रिंट वहां जरूर छूटते हैं जो वहां के पर्यावरण पे प्रभाव डालता है। ये सेकंड पार्ट हो गया। पहला पार्ट क्या था, एक सिस्टम बना है, एनवायरमेंट इकोलॉजी बनी हुई है। सेकंड पार्ट क्या था कि ह्यूमंस ड्यू टू देयर ओन एग्जिस्टेंस दे आर क्रिएटिंग अ फुटप्रिंट ऑन दिस एनवायरमेंट। जहां भी जाते हैं कहते नहीं है, जहां जाएंगे वहां वहां बंटाधार करेंगे, ठीक है, बंटाधार आगे होगा। तो आपके इन एक्ट्स या एक्टिविटीज की वजह से वहां जो इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हुआ है, आप तो वहां से घूम फिर के चले आएंगे तो वहां की इकोलॉजी चेंज हो जाती है, ठीक है। आप किसी ग्लेशियर टाइप की जगह पे, किसी माउंटेन जहां पे बहुत सारा एक स्नो लाइन होती है, सब कुछ वहां पे जाते हैं, आपने वहां पे सांस ली, ऑब्वियस बात है, रेस्पिरेशन किया, वहां का थोड़ा बहुत हीट, और सिर्फ सांस लेने से वहां पे हीट इतनी जनरेट नहीं हो जाती, लेकिन फेकल पोल्यूशन होता है, ठीक है। खाने पीने के लिए आपने कुछ वहां पे कंबशन किया, आग जलाई या कुछ भी किया, जैसे ठंडा प्रदेश है, आपने रात में लकड़ियां जलाई, आप सोच के देखिए, अभी उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हो गई थी ना,
मैं इसी रेफरेंस में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में जाना चाहता हूँ। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर किसने लगाई थी? कुछ माइग्रेंट लेबर्स थे एक पर्टिकुलर स्टेट के, नाम नहीं ले रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ। वहां काम करते होंगे, जो भी करते होंगे, बैठे बैठे क्या खुराफात लगी कि कुछ नहीं, पेड़ों में आग ही लगा देते हैं। ठीक है, तो आपने कैंपिंग की, इमेजिन कर लीजिए वहां पे जाके आप तो कैंपिंग करके अपना सुबह उठ के चले आए, लेकिन आपके कैंपिंग की वजह से जो एशेज रह गए थे, कुछ कंबस्टेबल चीजें आप वहां छोड़ के आए थे जो आगे चल के फिर से हीट को मतलब फायर को जनरेट कर सकती हैं, अब वहां जंगल में आग लग जाएगी। नेचुरल वे से भी लगती है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी लगती है, वहां की वाइल्ड लाइफ को भी आपकी वजह से खतरा होता है। इमेजिन कर लीजिए वहां बहुत सारे जीव जंतु हैं, जानवर हैं जो प्राकृतिक रूप से चलते हैं, मतलब दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं, आपको रात में कैंपिंग करनी है, अब वहां आग वाग जला के बैठे हैं तो आप उनका भी सिस्टम सब गड़बड़ा रहे हैं, हिसाब किताब गड़बड़ा रहे हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ इकोलॉजी में आप एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि पूरी पूरी वाइल्ड लाइफ में भी आप एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। मतलब ह्यूमन इम्प्रिंट आर नॉट वेरी गुड फॉर द योर एनवायरमेंटल इकोलॉजी। ठीक है, अब इसके रिपरकशन भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। कई बार क्या होता है वहां पे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग तो पूरे ग्लोब पे होती है, मेरा मतलब है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कुछ गैसेज ऐसी एमिट हुई जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, जिन्होंने हीट को ज़्यादा ट्रैप किया और उस पूरे इकोसिस्टम को गर्म कर दिया। उसकी वजह से क्या होगा, अगर वो माउंटेन टाइप का रीजन है और वहाँ पे जैसे अगर आप केदारनाथ साइड में जाइए तो जब बिल्कुल टॉप पे पहुंचे आपको ग्लेशियर्स दिखने शुरू हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, या फिर अगर आप उत्तराखंड में किसी जगह चले जाइए या फिर हिमाचल प्रदेश में चले जाइए जो कि बेसिकली हिमालयन स्टेट है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाइए, आपको वहाँ पे कहते हैं नहीं पोलर एरियाज के अलावा यही जो हिमालयन इकोसिस्टम है यहाँ पर आपको अबंडेंट क्वांटिटी में ग्लेशियर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा वहां, क्योंकि गर्मी हो रही है तो ये आइस में मेल्ट डाउन होना शुरू होगा। आप समझ रहे हैं बात को? जब आप जाएंगे तो आपके जाने के लिए गवर्नमेंट पहले से रास्ता बनवाती है वहां पे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चार धाम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करके एक गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा था। इसमें था उत्तराखंड के जो आपके जो चार आपके ये धाम पड़ते हैं, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तुंगनाथ है, ये सब आपके पंच केदार बोलते हैं ना इनको। ठीक है, इस टाइप की कोई भी चीजें, तो वहाँ ह्यूमन जाते भी हैं, टूरिज्म होता है, रिलीजियस टूरिज्म होता है, रिलीजियस पिलग्रिमेज होता है, तो लोग आसानी से फिजिबल में वहाँ पहुंच सके, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है वहाँ पे रास्ते बनाती है। पहाड़ों पे रास्ते कैसे बनते हैं आपको पता है? पहाड़ काट के बनाए जाते हैं, या तो माउंटेन में टनल बनाया जाएगा या दो माउंटेन्स के बीच में ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप डायनामाइट का भी यूज करेंगे पहाड़ों पत्थरों को तोड़ने के लिए। आप वहां पे आपको क्या लगता है वहां पे वो फरसे से काटेंगे क्या पहाड़ को? नहीं ना, आप डायनामाइट्स को यूज कर सब कुछ करेंगे। तो माउंटेन सॉइल ऑलरेडी अपने आप में लूज होता है क्योंकि वहां पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप तो वहां रोड बना के चले आए, उसकी वजह से वो इकोसिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अभी ये केस कहीं मेघालय साइड में कहाँ पे हुआ था, अभी लास्ट ईयर कुछ टनल में लोग फंस गए थे। ठीक है, तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ पे इकोसिस्टम वहाँ का डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, आपने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपको रोपवे भी बनाना है, आपको वहाँ पे तारों पे झूलते हुए जाके वहाँ की पूरी कैनोपी को एंजॉय भी करना है। तो देखिए सब कुछ करेंगे तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आगे चल के होता है लूजनिंग ऑफ द माउंटेन सॉइल्स, कभी लैंडस्लाइड हो रही है, कभी ऊपर से ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन होकर बिल्कुल एवलांच की फॉर्म में नीचे आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वहाँ पे रिवर्स निकलती हैं अपस्ट्रीम में, उनका भी लेवल राइज होता है क्योंकि बहुत तेजी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। फिर जो लोग नीचे रहते हैं उनको भी उसका प्रभाव फ्लड के रूप में झेलना पड़ता है। और ये सारा पानी जब जाके ओशंस में मिलता है तो ओशनिक लेवल जो होता है वाटर का वो भी रेज होता है। यानी जो आइलैंड नेशंस हैं या जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पे फ्लडिंग की समस्या देखने को मिलती है। जब भी ओशंस में पानी बढ़ेगा, भाई 1-2 मीटर भी ऊपर पानी बढ़ गया तो पता नहीं कितने आइलैंड डूब जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के। ये सारी की सारी चीजें हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ते हैं। बस ये मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ओवरलुक देना चाह रहा था। अब होता क्या है कि कुछ सालों के बाद में मनुष्य को ये रियलाइज होता है कि नहीं, हमने अति मचा दी, हमने उत्पात आतंक मचा दिया है। हमने बिल्कुल एक टूरिज्म के नाम पे, या कह दीजिए अपनी एक हैबिट होती है ना ह्यूमन एंक्रोचमेंट की, उनको कोई भी वर्जिन टेरिटरी ऐसी मिलेगी तो उनको घुसने की आदत होती है। ठीक है, जंगल है तो अब तक एक्सप्लोर की नहीं हुआ, चलो एक्सप्लोर करते हैं, एडवेंचर करके आते हैं। कुछ पहाड़ हैं अब तक हम गए क्यों नहीं? ठीक है, तो कुछ समय तक तो आप खूब क्रांति मचाते हैं, लेकिन जब उसके प्रभाव देखने को आपको मिलते हैं तो फिर साइंटिफिक रिसर्च होती है, असेसमेंट होते हैं, आईपीसीसी जैसी बॉडीज बनती हैं, यूएनएफसीसी की मीटिंग होने लगती हैं, तब आपको समझ में आता है नहीं, हमने अथाह उत्पात मचाया है जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं या नेचुरल डिजास्टर बार बार होने लगे हैं। तो अब हमको कुछ करना भी चाहिए। ठीक है, कई बार ये चीजें लोगों के अंदर से आती हैं, जैसा आपको पता उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट हुई थी। ठीक है, कर्नाटका साइड में अपीको मूवमेंट हुई थी। आपको पता है इंडिया की पहली एनवायरमेंटल मूवमेंट कौन सी थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और रिसेंटली क्योंकि सलमान खान के घर पे गोलियां चली थी तो इस वजह से टॉपिक फिर से न्यूज में आ जाता है। ठीक है, अब कहीं सलमान खान के रिलेशन एनवायरमेंटल मूवमेंट से है? बिल्कुल मतलब है। इंडिया की पहली एनवायरमेंटल मूवमेंट राजस्थान में हुई थी। आपको पता ही है, वहां पे एक कम्युनिटी रहती है जो काले हिरण को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। द वुमेन देयर दे आर फीडिंग, बेसिकली दे आर ब्रीड फीडिंग दीज काला हिरण जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, उनके बच्चों को
सलमान खान ने क्या किया था, एक मूवी की शूटिंग हो रही थी, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, हम साथ साथ हैं शायद, उसकी शूटिंग राजस्थान में हो रही थी, ठीक है। तो वहां पे सोनाली बिंदे और बाकी ये सैफ अली खान वगैरह से अपना घूम रहे थे गाड़ी पे, उन्होंने कहा चलो हम ब्लैक बक को मार के दिखाते हैं, शिकार हमारा बहुत अच्छा है, जो भी है, अब कोर्ट में प्रूफ तो हो नहीं पाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, केस चल ही रहा है। तो उन्होंने ब्लैक बक का शिकार कर दिया। मैं जिस कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ उसका नाम अब तक आप लोग गेस कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, नहीं गेस किया तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, ठीक है। तो बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा, राजस्थान की एक बिश्नोई कम्युनिटी होती है, उनको इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप इन्वायरमेंटल ग्रुप की बात करें तो शायद पहले इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग प्रकृति से खुद को जोड़ के देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा नहीं, ये काले हिरण को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, और आपने काले हिरण को मार दिया, तो बिश्नोई ट्राइब वाले बहुत नाराज हो गए थे और इन्होंने ही सलमान खान पे केस कर दिया था। तो मेरे कहने का मतलब है, समाज में सिविल सोसाइटी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, लोगों को खुद रियलाइज होता है कि नेचर इज वेरी गुड फॉर अवर ओन सब्सटेंस एंड अवर एग्जिस्टेंस, प्रकृति है तो हम हैं, ठीक है, नदी नाले जंगल पहाड़ ये सब चीजें हैं, तो इसी की वजह से हमारा सर्वाइवल हो रहा है। हमारा सर्वाइवल कंक्रीट पत्थर से नहीं हो रहा है कि आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए चले जाएं, आप रोपवे पे रोपवे टागे चले जाएं, उससे आपका सर्वाइवल होगा नहीं। जब तक पेड़ नहीं है तब तक ऑक्सीजन नहीं जनरेट होगा, ठीक है। नो डाउट कोरल्स भी बहुत सारा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं मैरीन इकोसिस्टम में, बट आपको पता ही है जो रेन फॉरेस्ट हो गए या समथिंग लाइक दैट, जो भी पेड़ हैं वो आपको ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रिजर्वायर होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप कैसे सस्टेन कर लेंगे, ठीक है, पूरी एबायोटिक कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, बारिश टाइम पे नहीं होगी, दैट काइंड ऑफ द थिंग्स। तो सिविल सोसाइटी को भी कभी कभी रियलाइज होने लगता है समय आने पे कि नहीं, हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बिश्नोई कम्युनिटी उसी तरह के इन्वायरमेंट, ये इंडिया की पहली इन्वायरमेंटल कम्युनिटी मानी जाती है। तो राजस्थान में एक मूवमेंट हुई थी चिपको से बहुत पहले, चिपको तो 1970s में हुई थी उत्तराखंड में, जहां जब पेड़ काटे जा रहे थे तो वहां की औरतें जाके पेड़ों से चिपट जाती थी, ठीक है, कहती थी पेड़ को काटना है तो पहले हमें काटना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी मूवमेंट थी अपने आप की। इस तरह के मूवमेंट कई बार इंडिया में देखे गए हैं, जैसे चिपको के बाद में अपीको मूवमेंट कर्नाटका में हुई, ठीक है। अभी आपको याद होगा, आज से 2-3 साल पहले की बात है, लॉकडाउन से थोड़े पहले की, या लॉकडाउन के पीरियड की, 1920 की बात रही थी, ठीक है। मुंबई में एक आरे फॉरेस्ट रिजर्व पड़ता है, आउटस्कर्ट्स पे बेसिकली कह लीजिए। आरे को बोला जाता है बेसिकली महाराष्ट्र का ऊटी। कई बार मूवीज आपने देखी होंगी तो आपको लगता है ऊटी टाइप का एनवायरनमेंट है, थोड़े थोड़े पहाड़ हैं, बड़ा अच्छा सा फॉग मिस्ट टाइप का है, और वहां पे हीरो हीरोइन अपना डांस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो राज की शूटिंग हुई थी, जो पुरानी वाली राज थी पहली वाली, उसकी शूटिंग भी कुछ लोग कहते हैं ऊटी में हुई थी। ऊटी को जो, मतलब ऊटी को मूवीज में जो रिप्रेजेंट करके दिखाने जाता है, आरे के जंगलों में शूट होता है। और आरे एक्चुअली में डेवलप ही हुआ था महाराष्ट्र के आउटर रीजन में, लाइक अ फॉरेस्ट सोसाइटी, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल जंगल में विकसित हो गई। अब हुआ क्या था कि वहां पर एक मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें रिलायंस का भी स्टेक था, तो वो उसी एरिया से पास हो रहा था, तो उसके लिए इनको आरे के फॉरेस्ट काटने थे। अब हुआ क्या कि रातों में लोग कटाई कर रहे थे, ठीक है, दिन में काटते तो लोग वहां बवाल मचा देते कि यार तुम लोग पेड़ क्यों काट रहे हो, क्योंकि कहीं पर भी पेड़ वेड़ कटता है तो लोग, जो भी थोड़े बहुत जागरूक लोग हैं, वो मना करने लगते हैं, ठीक है। वैसे भी गवर्नमेंट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट ने खुद ही लेजिस्लेशन ऐसे ऐसे बना रखे हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, या कई बार कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स के साथ में उनका एमओयू वगैरह साइन होता है जिनको वो ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए होते हैं अपने इलेक्शन के टाइम पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट भी उनको देना होता है, ठीक है। तो आरए के केस में भी यही हुआ था। अब रिलायंस वगैरह जो अंबानी फैमिली है, या इधर अदानी हो गए, आपको पता ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी को फंड करते हैं या समथिंग किसी एक पार्टी को फंड करते हैं, जो भी पार्टी रूलिंग में आएगी ये सबको पैसा देते हैं, देखिए सीधी सी बात है, ताकि जब उनकी गवर्नमेंट बने तो उनको फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। तो आरए फॉरेस्ट केस में भी यही हुआ था। रिलायंस का प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा था कि खाटो भैया पेड़ वेड़, तो वो अपना रात में कटाई कर रहे थे। वहां कुछ कॉलेज के स्टूडेंट निकल रहे थे, उन्होंने देख लिया। अब वो बेचारे स्टूडेंट रात भर वहां बैठे रहे थे, कुछ लालटेन लेके बैठे हुए थे, कुछ मोबाइल की फ्लैशलाइट चला रहे थे वहां पे पेड़ों से चिपके। तो ये भी एक तरह का चिपको आंदोलन ही था, और उसकी वजह से जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट थी और जो एमसीडी वगैरह थी, मतलब एक ही पार्टी उसको कंट्रोल कर रही थी उस समय, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, आप देख सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं थोड़ी सी। तो इन लोगों को विड्रॉ करना पड़ गया था, मामला कोर्ट तक जाता है, फिर कोर्ट ने भी थोड़ा सा एक, कोर्ट हमेशा इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच ही लेता है, ठीक है, वो हमेशा एक जनरल सा व्यू लेता है कि नहीं नहीं यार लॉन्ग टर्म में लॉस करेगा, ठीक है। तो हम फिर से वापस आ जाते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे, क्योंकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक बड़ा सेक्शन इन्वायरमेंटल मूवमेंट का भी आता है, जो बिल्कुल लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक सिस्टम है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, फिर से इनकैप्सुलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप कंसेप्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, ह्यूमंस सीन में आते हैं, ह्यूमन की कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से इस इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पे कुछ प्रभाव पड़ना शुरू होता है, कुछ विसंगतियां होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ नेचुरल डिजास्टर होने शुरू होते हैं। आपको ये समझ में आता है कि हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इस पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, इसको नुकसान हो रहा है, जिसका एक दुष्प्रभाव या एक इम्पैक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज आप समझ लीजिए, हमको लैंडस्लाइड्स, एवलांच, ओशनिक लेवल राइज, फ्लडिंग, क्लाउड बर्स्ट, इन रूपों में देखने को मिल रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन का इकोसिस्टम चेंज हुआ पड़ा है।
ठंडियों के टाइम पे ऊटपटांग टाइम पे कभी भी बारिश होने लगेगी, गर्मियों में एकदम अकाल और सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करें, रिपरकशन आपको झेलने पड़ेंगे। तो लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं, हमने अति मचा दी है, तो हमको भी कुछ अपने आप में इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जैसे पेड़ों को ना काटना या एफॉरेस्टेशन करना, मतलब और पेड़ों को लगाना, या फिर अगर इन्वायरमेंट को कहीं क्षति पहुंच रही है उसको कैसे रोकें, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो इसको इन्वायरमेंटल मूवमेंट कहते हैं, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट ज़्यादातर देखी गई लोगों की ओर से इनिशिएटिव लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा नहीं कि पहले इन्वायरमेंटल बिश्नोई कम्युनिटी वाले थे, ठीक है। अब बिश्नोइयों को सरकार तो बोलने गई नहीं थी, इनफैक्ट ये 1770s या उधर मेरे ख्याल से 18th या 19th सेंचुरी की मूवमेंट है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करिएगा, स्पेशली अगर आप राजस्थान पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। और वैसे भी कर रहे हैं तो इन जनरल इन्वायरमेंट में पहली मूवमेंट इसी को माना जाता है, बिश्नोई मूवमेंट जो थी आपकी। तो जो वहां का राजा था उसने अचानक से एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ पेड़ों की कटाई करेंगे, उस पे के बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह जो भी हो, मतलब उनका पैलेस वैलेस शायद उसको बनानी थी, उसके लिए लकड़ी वकड़ी कटवा रहा था, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो वहाँ की बिश्नोई कम्युनिटी के लोग जाके पेड़ों से चिपक गए, उन्होंने पेड़ों को रोका, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो ये पहली मूवमेंट हुई। उसके बाद आज़ादी के बाद 1970s के पीरियड में 73 मान लीजिए, चिपको मूवमेंट हुई उत्तराखंड में, वहां पर भी मेरे ख्याल से टिम्बर एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था। कुछ लोगों का कहना है हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कुछ चल रहा था वहां पे, मतलब कंस्ट्रक्शन करना था तो पेड़ों को काटना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां के भी जो ट्राइबल लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, पेड़ों को आप नुकसान मत करिए, इसी पर हमारी जीविका आश्रित है। आपको पता है फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे जब कोई पेड़ लगा होता है उसमें बहुत सारे माइनर प्रोडक्ट, जैसे फूल सब्जियां निकलती हैं, फल निकलते हैं, उसको लोग मार्केट में बेच के पैसे कमाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके बेसिक सस्टेनेंस के लिए भी चीजें जरूरी, मतलब उनकी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन इन्हीं चीजों पे आश्रित है, ठीक है, बेस्ड ऑन द फूड प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो अगर आप इसको क्षति पहुंचाएंगे तो उनकी आप आजीविका छीन लेंगे, ठीक है, इसलिए भी लोग रजिस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं आपने एक वर्ड, अच्छा आपने एक वर्ड सुना होगा सैक्रेड ग्रूव्स का, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड, सैक्रेड ग्रूव्स? अगर आपने अवतार देखी है जेम्स कैमरून की, जो अवतार आई थी अभी उसका सेकंड पार्ट भी आया था, वो पानी वाला था, पिछली बार वाला हवाओं में ज्यादा था, ठीक है। तो उन्होंने, जेम्स कैमरून का इंटरव्यू जाके देखिएगा, उन्होंने भी सैक्रेड ग्रूव्स का ही नोशन लिया है। अब समझिए सैक्रेड ग्रूव्स क्या होती हैं। सैक्रेड ग्रूव्स एक ऐसी पारिस्थितिकी होती है, एक ऐसी इकोसिस्टम तो नहीं कह सकते, एक ऐसा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है। जैसे इमेजिन कर लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ पे क्या क्या हो सकता है। अगर ये पहाड़ हिमालयन रीजन पे या कहीं पर है तो ऊपर ग्लेशियर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ग्लेशियर बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है, आइस कैप समझ लीजिए, ठीक है, जहां पे बर्फ जमी हुई है, पानी वानी जम गया, बर्फ जम गई, ये धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है, इसमें से नदी निकलती रहती है, यही तो होता है। तो हिमालयन रीजन जितने भी हैं वहां पे आपको आइस कैप जरूर मिलेगी, ठीक है। आइस कैप का मतलब जो बर्फ जमी ग्लेशियर की फॉर्म में मिलेगी, और जैसे जैसे मेल्ट होती है इसमें से कोई ना कोई नदी निकलती रहती है। तो आपको पता है जितने भी हिमालयन रीजन में नदियां निकलती हैं इनको पेरिनियल रिवर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पे परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर है, ग्लेशियर्स वहां पे प्रेजेंट है किसी ना किसी फॉर्म में, धीरे धीरे मेल्ट होते निकलते रहते हैं। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया रीजन है वहां पे आपको ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए पेरिनियल सोर्स ऑफ रिवर नहीं है। पेरिनियल का मतलब होता है कि एक धारा प्रवाह रूप में बहने वाला, कॉन्टिन्यूटी के रूप में बहने वाला। तो पेरिनियल और नॉन पेरिनियल में डिफरेंस ज्योग्राफी में कई बार पूछा गया एग्जाम में, इकोलॉजी में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और जो पेनिनसुलर रीजन है यहाँ पर ग्लेशियर्स क्योंकि नहीं मिलते हैं, तो होता क्या, कोई अंडरग्राउंड वाटर से स्ट्रीम निकल रही है, कभी कभी बरसात वगैरह आई, उससे कोई लैंड में मतलब कोई पॉन्ड वगैरह डेवलप हो गया, उससे पानी बहता आ रहा है एक नदी के रूप में, ठीक है। तो ये नॉन पेरिनियल सोर्सेज होते हैं। जब बारिश ज्यादा होगी या फिर इमेजिन कर लीजिए कि कोई भी आर्टिफिशियल सोर्स से पानी आ रहा है, डैम वैम अपने रिजर्वायर में, उससे पानी निकल रहा है, बहुत सारे ऐसी भी स्ट्रीम्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो कभी तो बहेगा, कभी कभी उसमें पानी कमी होगी तो रुक जाएगा। अब जैसे अंडरग्राउंड वाटर होता है, जमीन के अंदर का पानी होता है, वही तो लेक की फॉर्म में या मतलब कोई इस टाइप का रिजर्वायर बना उसकी फॉर्म में निकलता रहता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो तीन नदियां हैं बेसिकली पेनिनसुलर रीजन में ओरिजिनेट करती हैं। तो आपको पता है गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्रिम्बक पेनिनसुला के त्रिम्बक प्लेटू पड़ता है ना महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है। और कृष्णा अगर मैं कहूँ कहाँ से निकलती है, तो आपको कृष्णा कहाँ से निकलती है, कृष्णा आपकी कर्नाटका से निकलेगी, नासिक, कौन सा पड़ता है, देखिए त्रिम्बक प्लेटू से आपकी वो निकल रही है, गोदावरी निकल रही है, उसके थोड़ा सा नीचे आइए तो वहां पे आपकी कृष्णा निकलती है। कावेरी आपकी ब्रह्मगिरी से निकलती है कर्नाटक में। तो यहाँ पर कहीं आपको ग्लेशियर नहीं मिल रहा है, पहाड़ होते हैं वहीं पे उनको कोई अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर मिल जाएगा, वहीं से स्ट्रीम निकलती रहती है। जब अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर जो होता है वो रिसीड करने लगेगा, मतलब जमीन के अंदर जो है पानी की कमी होने लगी। पानी क्यों कमी होगी, जब बरसात कम होगी या फिर आपने जमीन के ऊपर कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिए, तो जब बारिश हो रही है सारा पानी बह के कहीं और जा रहा है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, तो अंडरग्राउंड रिजर्वायर फिल नहीं हो पाते हैं। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, ऐसे कई भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां वाटर ग्राउंड जो है बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, ऐसी मान्यता है। ऐसी रिपोर्ट्स में आया कि 2050 तक तमिलनाडु साइड में बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर गायब हो जाएगा। तो आप ये जो बोरिंग करा करा के पानी खींचते हैं जमीन से, कहाँ से खींच पाएंगे, ठीक है। तो अब आप समझ गए रिवर्स में अंतर पेरिनियल और नॉन पेरिनियल में, ठीक है। नाउ कमिंग बैक जहां से हमने शुरू किया था सैक्रेड ग्रूव से। तो मान लीजिए एक माउंटेन है,
इस माउंटेन के ऊपर आइस कैप बनी हुई है, यहाँ पे मेल्ट डाउन हो रहा है, धीरे धीरे करके पानी बहता निकलता रहा है, उससे नदी बह रही है। अब इसी पानी की वजह से और यहाँ की जो कनोपी है इसकी वजह से यहाँ पे कुछ वेजिटेशन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, पेड़ पौधे होंगे, कुछ ग्रासलैंड भी होंगी, उसी पे आश्रित वहाँ पे कुछ, इसको फ्लोरा बोलते हैं, FLORA। देयर आर टू वर्ड्स इन एनवायरनमेंट एज वेल एज इन ज्योग्राफी, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है? वेजिटेशन, ठीक है, जैसे जंगल टाइप की चीज हो गई, ग्रासलैंड हो गए, या कोई भी स्क्रब टाइप की चीज, श्रब और बुशेस वगैरह हो सकते हैं, ये सब आपके इसी में आ जाएगा, फ्लोरा में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट होता है ये आपकी वहां पे रहने वाली किसी भी एक स्पीसीज को सपोर्ट करता है। जैसे बकरियां वगैरह हो गई, गाय वगैरह हो गई, भैंसे वगैरह हो गई, तो बड़े जानवर, छोटे छोटे जानवर ज्यादातर, पहाड़ों में छोटे जानवर आपको मिलेंगे, प्लेन्स में आपको बड़े जानवर मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे जानवर कहाँ सर्वाइव करेंगे? जहाँ पे वेजिटेशन होगा, ज्यादातर हर्बीवोर्स होते हैं, हरी पत्तियां खाने वाले, ये सब हम फूड चेन में आगे देख लेंगे कौन किस पे एग्जिस्ट कर रहा है या इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहले पेड़ पौधे वनस्पति होंगे ना, उसी पे बेस्ड कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जो इनको खा पी के सर्वाइव कर रही हैं। फिर यही जो जीव जंतु या जानवर हैं इनको खा के सर्वाइव करने वाले कुछ कार्निवोर्स होंगे, कुछ ओमनिवोर्स होंगे, ह्यूमंस भी वहां पर रह सकते हैं जहां पे उनको किसी ना किसी फॉर्म में वेजिटेशन अवेलेबल होगा, फल सब्जियां खाने को मिल रही होंगी, पेड़ पौधे लगे होंगे जहाँ पे हमेशा खुशबू नहीं सूंघनी होती, उसमें से कुछ फ्रूट प्रोडक्ट्स या फूड प्रोड्यूस निकल उन्हीं को खा के तो सर्वाइव करोगे। या जानवर भी मार के खाओगे तो जानवर भी वहीं एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे वेजिटेशन लगा होगा, है ना। बैरन लैंड पे तो आपको जानवर मिलेगा नहीं, और मिलेंगे भी तो कैसे मिलेंगे? कंगारू रैट मिलेंगे, ठीक है, या आपको कुछ वो चूहे वूहे मिल जाएंगे, है ना। आपको पता ही किस टाइप के जानवर जेरोफाइटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक माउंटेन की वजह से कितनी स्पीसीज उस पर सर्वाइव करेंगे, एक पूरा वेजिटेशन लगा है, उस पर रहने वाले जीव जंतु सब कुछ है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो ह्यूमन स्पीसीज रह रही है या जो पॉपुलेशन रह रहा है वो पूरी तरह अपने सर्वाइवल के लिए इसी माउंटेन पे डिपेंडेंट है। तो ये इस पहाड़ को एक सैक्रेड ग्रूव के रूप में पूजने लगता है। आपने कई बार कुछ प्राचीन, अगर थोड़ी सी भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है या आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है कल्चर वगैरह को पढ़ने में, तो आपने वर्ड्स ये बार बार सुना होगा कि लोग टोटेम्स की पूजा करते थे। टोटेम्स मतलब एक सिंबॉलिक गॉड बनाए जाते थे। तो सैक्रेड रूफ्स पर आल्सो वर्शिप लाइक अ टोटम, पहाड़ देवता, नदी देवी, ठीक है, बादल देवता, अग्निदेव, ठीक है, प्राकृतिक रूप से आर्यनों ने ही पूजा करना शुरू किया था, और भी कई ऐसी कम्युनिटीज रहती थी। तो ये लोग प्राकृतिक परिस्थिति को एक एंटिटी मान के उसका एक पर्सोनिफिकेशन करके उसकी पूजा करते थे, क्योंकि उनके बेसिक सर्वाइवल के लिए यही चीजें जरूरी थी, इन्हीं पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो जो अवतार मूवी जेम्स कैमरून ने बनाई, तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ होता है और वो पूरे ट्राइबल जो लोग होते हैं उसी पेड़ के आसपास सर्वाइव करते हैं। जब उनके वहां का आदमी कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने वहीं डाल देते हैं। तो बताते हैं मतलब उसमें दिखाया गया कि उस पेड़ से कुछ नर्व्स वगैरह हैं वो आती हैं, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब कहने मतलब है कि वो जो बॉडी थी डिग्रेड होने बाद में उसकी सोल उसी पेड़ में चली जाती है और वो पेड़ आने वाली स्पीसीज को सपोर्ट करता है। ये सैक्रेड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिखाया गया। तो जेम्स कैमरून ने सीधा सीधा वो हिंदू फिलॉसफी से उठाया है, जो हमारे यहाँ पे सैक्रेड ग्रुप का हिंदू फिलॉसफी मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कल्चर चलता है, हिंदू मतलब नॉट इन द रिलीजियस नोशन बट इन द ज्योग्राफिकल नोशन, आई एम यूजिंग दैट वर्ड। तो एक वर्ड न्यूज में रहा था नियामगिरी हिल्स। आपको पता है उड़ीसा में एक नियामगिरी, एक तो महेंद्रगिरी पर्वत पड़ता है, एक नियामगिरी हिल्स है, ठीक है। तो हुआ क्या था, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी हुआ करती थी वेदांता, ठीक है। आपको पता है एल्यूमिनियम का ओर क्या होता है? बायोक्साइट होता है ना, बायोक्साइट इज अ ओर। पृथ्वी में आपको सोना चांदी लोहा सब ऐसे थोड़ी ना पड़ा मिलता है सरिये की फॉर्म में, ठीक है, वो किसी ना किसी और की फॉर्म में मिलता है। उसी और को एक्सट्रैक्ट करके आप मेटल बनाते हो रिफाइन करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर केमिकल एक्सट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो होता क्या है कि जो वेदांता कंपनी थी वो एल्युमिनियम बनाने वाली थी, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए उसको बायोक्साइड चाहिए था, तो उसको पता चला जो नियामगिरी हिल्स हैं वहां पे बहुत सारा बायोक्साइड अवेलेबल है। तो ये लोग जाते हैं और उस पूरे पहाड़ को खोद डालते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस डीन्यूडेशन प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज दे हैव wiped out the entirety of that entire नियामगिरी माउंटेन इकोसिस्टम। डिन्यूडेशन का मतलब आप समझते हैं, ठीक है। डिन्यूडेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्लेन है, उस पर बहुत सारा वेजिटेशन लगा है और आप किसी काम के चलते उस वेजिटेशन को रिमूव कर देते हैं, डिन्यूड कर देते हैं, ठीक है। सेम वे में पहाड़ हैं, पहाड़ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, फॉरेस्ट लगा हुआ है, सब कुछ एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम लगा हुआ है और आपको माइनिंग करनी है, ओपन कास्ट माइनिंग करनी है, समथिंग लाइक दैट। तो माइनिंग के लिए आप क्या करोगे, पहले वेजिटेशन को रिमूव करोगे। जैसे आपके सर की सर्जरी होनी है तो सर के ऊपर बाल लगे होते हैं, तो सर्जरी ऐसे तो ना यहीं पे चीरा मार के कर देंगे, पहले आपको बालों को हटाना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ स्काल्प से मतलब हटाएंगे वगैरह, तब चीरा वीरा लगा के आपको ऑपरेट करेंगे। तो सेम वे में अगर आपको माइनिंग करनी है तो पहले आपको उस लैंड, ये जो सरफेस है उसको आपको वाइप आउट करना पड़ेगा, डिन्यूड करना पड़ेगा, नेकेड करना पड़ेगा। तो इन्होंने नियामगिरी हिल्स को बिल्कुल डिन्यूड कर दिया। तो आप गूगल पे जाके नियामगिरी हिल्स के एक बार फोटो सर्च करना, बिफोर वेदांता एंड आफ्टर वेदांता। तो इसीलिए वेदांता पे केस चला जाता है, कोर्ट में सब कुछ होने लगता है कि हम उसको कैसे रोकें।
सेम वे में कोलार गोल्ड फील्ड्स, केजीएफ फील्ड्स, केजीएफ मूवी भी न्यूज में आई थी, दो पार्ट तो उसके बन ही चुके हैं। ये आपकी कर्नाटका साइड में है कोलार गोल्ड फील्ड्स, और मेरे ख्याल से काफी पहले से ब्रिटिश पीरियड से ये आ गया था कि वहां पे गोल्ड वगैरह मिलता है। आपको पता है कर्नाटका में गोल्ड अच्छा भला मिलता है। तो जब उसकी माइनिंग की जाती है तो उस पूरे पहाड़ी रीजन को पहले तो डिन्यूड किया जाता है, फिर वहां पे आपको पता है मशीनें जाती हैं सब कुछ, फिर जमीन खोदना शुरू करते हैं, अंदर अंदर खोदते चले जाते हैं। तो पहली बार जब आपने पहाड़ों को काटा तो वहां का सॉइल जो है वो लूज हो जाता है। तो वहां पे बहुत सारा सॉइल हवा हवा चलने की वजह से उड़ने लगता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल एसपीएम जो होते हैं इस फॉर्म में आपके अंदर जाता है, लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम करता है, ठीक है, फेफड़ों की दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे रहने वाले ज्यादातर लोगों को कौन सी बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव पल्मोनरी डिजीज वगैरह, सीओपीडी वगैरह होने लगते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या होता है, वेजिटेशन रिमूव होगा तो वहां रहने वाले जो जीव जंतु जो उन पेड़ पौधों पे आश्रित थे वो भी खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ में वो एरिया ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में आपने कन्वर्ट कर दिया है। तो आप चाहें तो कर्नाटका की जो बेलारी कोल माइल्स थी, ठीक है, केजीएफ वगैरह फील्ड थी, नियामगिरी पर्वत है, इन्होंने पूरे पूरे पहाड़ों को नेकेड कर दिया, ठीक है। तो ये सब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो हम आगे चलेंगे। तो कई बार सिविल सोसाइटीज विरोध करना शुरू करती हैं, जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं कि नहीं इन सब चीजों का प्रभाव हम पर पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं नहीं हमने उत्पात मचा दिया था। अच्छा, और जो गवर्नमेंट होती है या स्टेट होती है ये बड़ी खुराफाती होती है, इसको जब तक कहीं से फायदा मिल रहा है तब तक तो वो काम करती है। जब इस पे इंटरनेशनल प्रेशर बनता है, कई बार मैं इंटरनेशनल प्रेशर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी होती है वो सारे लोग, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है वो ब्राजील के अमेजन जंगलों में रहने वाले लोग या अमेजन फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी वही समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि अमेजन का भी डिन्यूडेशन हो रहा है। अभी कई साल पहले वहां के जो प्रेसिडेंट थे उनके कुछ कॉर्पोरेट फ्रेंड थे जिनको फैसिलिटेट कराने के लिए उन्होंने वहां जंगलों में आग लगवाई थी, ठीक है। ऐसा कई सरकारें करती हैं। तो सरकारें हमेशा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचती हैं, ठीक है, उनके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। तो जैसे कि ब्राजील के लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से अफेक्टेड हैं, सेम वे में इंडिया के लोग भी अफेक्टेड हैं, सेम वे में हो सकता है रशिया के या यूरोप की किसी कंट्री के भी लोग अफेक्टेड हों। तो ये लोग आपस में मिलकर ग्लोबल लेवल पे कुछ कम्युनिटीज बनाते हैं। अब तो सोशल मीडिया वगैरह आ गई है, ये सब हम चीजें पढ़ेंगे कि सोशल मीडिया ने कैसे इस पूरे नैरेटिव को चेंज कर दिया। पहले लोगों में इतनी इंटरकनेक्टिविटी नहीं थी, अब हो गई है। तो हम लोग कुछ ग्रीन पीस मूवमेंट्स वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं कि नहीं पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, इसको कैसे रोकना है, क्या क्या करना है, ये सब काम किया जाएगा, ठीक है। फिर ग्लोबल लेवल पे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, कई बार ये यूएन द्वारा एफिलिएटेड होते हैं, कई बार सिविल सोसाइटी आपस में ही बना लेती है, जैसे ग्रीन पीस मूवमेंट वगैरह बना दी, ठीक है। और कई बार यूनाइटेड नेशन बनाता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडीज बनती हैं इधर थ्रू द सिविल सोसाइटी रूट और थ्रू द गवर्नमेंटल रूट, ठीक है, ये क्या करती हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करती हैं। जैसे यूएनएफसीसी बन गया, यूनाइटेड नेशन द्वारा मान्यता प्राप्त एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज जैसी चीज हो रही है, हमको इसको कैसे रोकना है। फिर ये जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर कहीं के भी हो गए, हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट, उनको बुलाते हैं एक सेमिनार मीटिंग साल में एक बार कराते हैं कि नहीं नहीं आप लोग अपने देश में क्या कर रहे हैं, आपने तो इतने पेड़ काट डाले, आपने तो इतने डैम बना दिए जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं, ये सब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट में आगे, ठीक है। तो ये लोग अपने ऊपर कुछ ग्लोबल कमिटमेंट करते हैं, कुछ सेल्फ डिटरमाइंड इंटेंट, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली सेल्फ डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टाइप की चीजें, आईएनडीसी टाइप की चीजें होती हैं। कुछ ऊपर से इनके ऊपर लगता है कि नहीं आप एक ट्रीटी साइन कर दीजिए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ तो उसमें यह कहा गया कि कोई भी देश जो है इस लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं करेगा, एक लिमिट लगा दी गई। तो ये इंटरनेशनल प्रेशर एक क्रिएट किया था। जब आपने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी किसी गवर्नमेंट ने साइन कर दी, ठीक है, जैसे यूनाइटेड यूएनएफसीसी की मीटिंग हुई, वहां पे कुछ पैक्ट साइन करा दिया गया, ठीक है, एक सिंपल सा पैक्ट है कि आप एक साल में इससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करेंगे। तो जब ये गवर्नमेंट वाले वहां से मीटिंग करके वापस आते हैं तो उनको अपने कंट्री में कुछ लेजिस्लेशन बनाने पड़ेंगे कि वाटर पॉल्यूशन इतना नहीं करना है हमको। एक डब्ल्यूएचओ ने डिटरमाइन कर दिया है कि पानी में इससे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, आर्सेनिक का इतना कंटेंट नहीं होना चाहिए, या किसी एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का इतना कंटेंट नहीं होना चाहिए, या फिर एसपीएम 2.5 या एसपीएम 10 का जो लिमिट है एटमॉस्फेयर में वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो गवर्नमेंट के एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन बनते हैं दे आर बेसिकली ऑफ द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। तभी हमेशा देखना कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या पैक्ट साइन हुआ होगा, गवर्नमेंट वहां जाके साइन करके आएगी, उसके 3-4 साल बाद वो कुछ डोमेस्टिक लॉ बनाना शुरू करती है। और कई बार कुछ कंट्रीज हाइपर एक्टिव रहती हैं, जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी है, जैसे फ्रांस है, जैसे स्विट्जरलैंड है, या लेट्स से जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जो हमेशा हर ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर पे बहुत आगे रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे हैं, इन्वायरमेंटल इंडेक्सेस में आ गए हैं। तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है, ये डोमेस्टिकली गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर बनाती है कि आप डोमेस्टिक कानून लेके आइए, और फिर इंटरनेशनल बॉडीज इन्हीं कानूनों को रिकॉग्नाइज करते हुए दूसरी कंट्री से कहती है देखो ये देश इतना अच्छा करा, आप भी कुछ ऐसा करो, ठीक है। तो ये स्टेट की ओर से जब लेजिस्लेशन बनते हैं फिर लोगों पर बाध्यता होती है कि नहीं नहीं हमने इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है, चाहे नेशनल पार्क है, चाहे वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व है, अब यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज मिनिमल रहेंगी, ठीक है, गवर्नमेंट का ये कानून है, आप इतने पेड़ नहीं काट सकते हो, या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को
इस लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हो, या आपकी जो ह्यूमन मोबिलिटी वहाँ पे लिमिटेड रहेगी। तो ये सारी चीज़ें अब कौन डिटरमाइन कर रहा है? गवर्नमेंट डिटरमाइन कर रही है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक तो सिविल सोसाइटी का इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव होता है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम आगे चल के पढ़ते हैं कि एनवायरमेंटल मूवमेंट क्या होती हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज क्या होती हैं। अब आप थोड़ी सी नजर मान लीजिए, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ समरी कि मैंने आपको क्या क्या बताया है, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी टॉपिक में क्या क्या कवर होता है, मैंने सबसे पहले कहा था कॉन्सेप्ट्स लाइक द एनवायरमेंट क्या है, बेसिक डेफिनेशन, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी से रिलेटेड एक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हैबिटाट क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर ह्यूमन स्पीसीज या कोई भी एनिमल स्पीसीज या कोई भी प्राकृतिक रूप से रहने वाले जीव जंतु वहां पे रहते हैं। निशे क्या होता है, एक फंक्शनल रोल होता है, जैसे मैं रह रहा हूं प्रकृति में तो मेरा रोल क्या है, बटरफ्लाई रह रही है उसका रोल क्या है, मधुमक्खी रह रही है उसका रोल क्या है। तो ये सब निशे में आता है, फंक्शनल यूनिट होती है एक, ठीक है। फूड चेन क्या होती है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, बायोम्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब कंसेप्चुअल। स्पेसिफिकली याद रखिएगा कि स्टेट सर्विसेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे गए। और ऐसा नहीं यूपीएससी नहीं पूछता है, यूपीएससी भी बहुत खुराफाती घुमा फिरा के एक बेसिक सी लाइन दे देगा, एक एनवायरमेंट की डिफिनेशन होगी, एक इकोलॉजी की डिफिनेशन होगी, और कहा है कौन सी सही है, या मिसमैचिंग कर देगा, एनवायरमेंट के सामने इकोलॉजी की डिफिनेशन लिख देगा, इकोलॉजी के सामने एनवायरमेंट की। आपको तो लगता है बहुत आसान है, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, अरे ठीक है यार, लिखा भी है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ठीक है, एक ही चीज होगी। एक चीज नहीं होती है, दोनों दो शब्द अलग है ना, इसका मतलब दोनों का मतलब ही अलग है। अगर दोनों का मतलब एक होता तो दो शब्दों की जरूरत क्या थी, है ना। तो याद रखिएगा, लिंग्विस्टिक में कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। सिनोनिम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, एक चीज के लिए तीन चार से ज्यादा शब्द नहीं हो सकते हैं। अगर किसी चीज के लिए दो तीन शब्द हैं, इसका मतलब हर शब्द का अलग मतलब है, और वो अलग शब्द इसीलिए हो रहा है कि उसका कुछ और मतलब था, है ना। एनीवे लिंग्विस्टिक पे नहीं जाएंगे, यहीं पे रहते हैं। बायोम्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कई बुक्स में स्पेशली देखा है कि वो लोग बायोम्स और इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम कहीं लिखा है मैंने, एनवायरमेंट इकोलॉजी, और यहीं से निकल के आता है इकोसिस्टम इकोलॉजी के बाद, ठीक है। तो वो लोग बायोम्स और इकोसिस्टम को मिक्सअप कर देते हैं, मतलब व्हेन यू आर रीडिंग दैट थिंग यू विल फील टू रियलाइज कि बोथ आर द सेम थिंग बट बोथ आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। तो बायोम्स है, बायोस्फीयर, बायो, ये सब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। उसके बाद हम एक स्पीसीज पढ़ते हैं, जिसमें आईयूसीएन जो बनाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, उसने दुनिया में रहने वाली जितने भी, चाहे फौना हो चाहे फ्लोरा हो, यानी प्लांट और वेजिटेशन हो या एनिमल्स हो, उन सबकी कुछ जो स्पीसीज हैं, ठीक है, स्पीसीज बायो में अभी थोड़ा सा देख लेंगे क्या होती हैं, ठीक है। उनका कैटेगराइजेशन कर दिया कि कुछ खत्म होने वाली हैं, कुछ खत्म हो चुकी हैं, कुछ वनरेबल हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हैं, कुछ एंडेंजर्ड हैं। ये सब चीजें स्पीसीज के क्लासिफिकेशन में आ जाती है, जिसपे यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, और ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बनते नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा सेक्शन आता है आपका पॉल्यूशन का। मैंने अभी बताया नहीं आपको कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से एनवायरमेंट में बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो उस पॉल्यूशन के रिपरकशंस क्या है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, उसके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। फिर इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या करना है, देयर माइट बी सर्टेन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ठीक है। और ये एनवायरमेंटल मूवमेंट ही आगे चल के डोमेस्टिक प्रेशर या इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से नेशनल या इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटी साइन होती हैं। ये सारी चीजें हम अपनी सीरीज में कवर करेंगे। तो दिस वाज बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद अवर subsequent lectures in the next video. Thank you so much for being with me.